This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any document which is available for public. आज की कहानी देहरादून के एक ऐसे मर्डर केस की है जिसने हम सबके सामने क्रूर राक्षस को ला दिया, जिसने इंसानियत को शर्मसार करते हुए दरिंदगी का वो काला अध्याय लिख दिया जिस पर यकीन कर पाना बेहद मुश्किल है। ये घटना एक ऐसे शख्स की है जिसने जिस औरत के साथ प्रेम विवाह किया, साथ जीने मरने की कस्में खाई, उस शख्स ने उसी औरत का बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद अपनी ही पत्नी को छुपाने के लिए वह ऐसा काम किया जो कत्ल करने से भी ज्यादा शर्मनाक था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्राइम की कहानी में। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए मैं ये कहानी आपको शुरू से बताती हूँ। ये घटना उत्तराखंड के देहरादून की है। 10 फरवरी साल 1999 को राजेश और अनुपमा बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि 7 साल से यानी कि 1992 से चले इन दोनों के प्यार को एक नया नाम मिलने वाला था, क्योंकि उस दिन दोनों पति और पत्नी के पवित्र बंधन में बंधने जा रहे थे। राजेश और अनुपमा दोनों दिल्ली के ही रहने वाले थे। शादी के बाद राजेश गुलाटी अपनी पत्नी अनुपमा के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गया। राजेश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। साल जब 2006 आया तो इन दोनों पति पत्नी के जीवन में दो खुशियाँ लेकर आया और राजेश और अनुपमा जुड़वा बच्चे के माँ बाप बन गए। इन जुड़वा बच्चों में एक लड़का और एक लड़की थी और इन दोनों का परिवार पूरा हो गया। राजेश साल 2008 में अमेरिका से दिल्ली आ गया और इंडिया में ही रहने का मन बना लिया और अपने बीवी बच्चों के साथ वह देहरादून में ही शिफ्ट हो गया। वह देहरादून छावनी के प्रकाश नगर में 2 कमरे वाले एक किराए के मकान में रहने लगा। अमेरिका से इंडिया लौटने के बाद राजेश और अनुपमा में पहले जैसा प्यार भी नहीं रह गया था। उनके रिश्ते में खटास आ गया था क्योंकि दोनों पति पत्नी बात बात पे एक दूसरे से लड़ने लगे थे, एक दूसरे को गलत और नीचा दिखाने लगे थे। इस तनाव भरी माहौल में देहरादून में रहते हुए गुलाटी परिवार के 2 साल हो गए थे। इसी बीच 17 अक्टूबर 2010 को राजेश की पत्नी अनुपमा अचानक गायब हो गई। तो राजेश ने अपनी पत्नी अनुपमा के लापता होने की किसी भी तरह की कोई रिपोर्ट पुलिस में नहीं लिखवाई, ना ही उसे ढूंढने की किसी तरह की दिलचस्पी दिखाई। अनुपमा के लापता होने के बाद 4 साल के दोनों बच्चे अपनी मां को ढूंढने लगे और अपनी मां से मिलने के लिए रोने लगे। जब दोनों बच्चे अपने पापा राजेश से पूछते कि मम्मी कहाँ है, तब राजेश उनसे कहता कि मम्मी तुम्हारे नाना नानी के पास दिल्ली गई हैं और वो जल्द ही घर आ जाएंगी। पर यहाँ तो मामला ही कुछ दूसरा था, क्योंकि अनुपमा अपने मायके दिल्ली में तो थी ही नहीं। इधर अनुपमा के माँ बाप भी अपनी बेटी के लिए परेशान हो रहे थे, क्योंकि कई दिनों से उन लोगों की भी बात उनकी बेटी से नहीं हो पाई थी। वह जब भी अपने दामाद राजेश से अनुपमा से बात कराने के लिए कहते तो राजेश बात को ही बदल देता था। लेकिन एक दिन अनुपमा के माँ बाप ने राजेश से पूछा आखिर अनुपमा हमसे बात क्यों नहीं कर रही। तो राजेश ने उन लोगों से बताया कि उन दोनों में थोड़ी नोक झोंक हो गई है और वह गुस्से में घर छोड़कर चली गई है और जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो वह तुरंत घर आ जाएगी और आप लोग से बात भी कर लेगी। अनुपमा के माँ बाप को भी लगा कि पति पत्नी में ऐसे झगड़े होते रहते हैं और जब अनुपमा का गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो जल्द ही अपने घर लौट आएगी। लगभग 1.5 महीने बीत गए, लेकिन अनुपमा के माँ बाप को अनुपमा की कोई खबर नहीं मिली। तभी अनुपमा के माँ बाप ने अनुपमा के भाई सुजान कुमार प्रधान को देहरादून अनुपमा की खबर लेने के लिए भेज दिया। अनुपमा को लापता हुए 57 दिन बीत चुके थे। ठीक 57वें दिन दिसंबर 2010 को अनुपमा का भाई सुजान कुमार प्रधान अपनी बहन के घर देहरादून पहुंचा। प्रधान ने जब अपने जीजा राजेश गुलाटी से अपनी बहन के बारे में पूछा, तब राजेश ने कहा कि उसे नहीं पता कि अनुपमा कहाँ है। राजेश अपने साले प्रधान के हर सवाल के गोल मोल जवाब देने लगा, जिससे प्रधान को अपने जीजा राजेश पर शक होने लगा कि हो न हो राजेश को पक्का ये बात पता है कि अनुपमा कहाँ है। प्रधान जब अनुपमा से मिलने के लिए घर के अंदर जाने लगा, तब राजेश उसके बीच में आ गया और वो उसे घर के अंदर जाने से रोकने लगा।
सुजान प्रधान अपने जीजा राजेश के इस हरकत से बुरी तरह चौंक गया। उसे यह विश्वास हो गया कि हो न हो उसकी बहन के साथ कुछ तो गलत हुआ है। इसके बाद उसने बिना देरी किए छावनी थाने में अपनी बहन के लापता होने की कंप्लेंट दर्ज करा दी। तो पुलिस जांच के लिए राजेश के 2 कमरे वाले किराए के घर में पहुंची। पुलिस ने घर की तलाशी ली, लेकिन अनुपमा उन्हें कहीं नहीं मिली। तभी पुलिस की नज़र अचानक कमरे में रखी एक डीप फ्रीजर पे पड़ी। तो पुलिस को यह सोचकर हैरानी हुई कि डीप फ्रीजर तो अक्सर दुकानों में रखे जाते हैं, घरों के लिए तो लोग नॉर्मल फ्रीजर ही लेते हैं। तो राजेश को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि उसे डीप फ्रीजर रखना पड़ा। तो पुलिस ने डीप फ्रीजर को खुलवाया तो उसमें बहुत सारी काली पॉलिथीन रखी हुई मिली और उस थैलियों में जो भी था वो जमकर पत्थर जैसा हो गया था। उन सारी थैलियों को डीप फ्रीजर से बाहर निकाला गया। जब थैलियों से बर्फ पिघलने लगी तो उन थैलियों को खोलकर पुलिस ने जब अंदर झांका तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो थैलियां इंसानी मांस के टुकड़ों से भरी हुई थीं। फिर जब एक एक करके सारी थैलियां चेक की गई तो सभी में इंसानी शरीर के मांस के कोई न कोई टुकड़े उसमें भरे गए थे। एक पूरे इंसान को 70 टुकड़ों में काटकर कई पॉलिथीन की थैलियों में भरकर रख दिया गया था। पुलिस ने वहां मौजूद सारी थैलियों और सारे सबूतों को जब्त कर लिया। ये बात एकदम साफ हो चुकी थी कि ये मांस के टुकड़े किसके थे। पुलिस ने राजेश गुलाटी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को राजेश से उन काली थैलियों का सच उगलवाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा, क्योंकि राजेश ने बिना किसी अफसोस के बताया कि शादी के बाद से ही अनुपमा के साथ उसका संबंध बिगड़ गया था और उनके संबंध तब और भी बदतर हो गए जब वह देहरादून में शिफ्ट हुए। चूँकि दोनों पति पत्नी में छोटी छोटी बातों को लेकर नोक-झोंक शुरू हो गया था और धीरे धीरे यह बात हद से आगे बढ़ गई, क्योंकि राजेश अनुपमा से इस बात को लेकर झगड़ता कि अनुपमा का अमेरिका में राजेश के एक दोस्त के साथ उसका अफेयर चलने लगा था। वहीं अनुपमा राजेश से इस बात को लेकर झगड़ती कि राजेश का कोलकाता की एक महिला से अवैध संबंध था। पुलिस की पूछताछ में राजेश गुलाटी ने यह खुलासा किया कि अमेरिका से आने के बाद उसने कोलकाता में चुपके से एक महिला से शादी भी कर ली थी और अनुपमा ने देहरादून में महिला हिंसा रोकी शाखा में राजेश के खिलाफ शिकायत भी की थी, जिसके कारण राजेश को 20,000 रुपये हर महीने अनुपमा को गुजारा भत्ता के रूप में देना पड़ता था। राजेश के मुताबिक कुछ ही महीनों बाद अनुपमा उससे और पैसों का डिमांड करने लगी और राजेश के हिसाब से 17 अक्टूबर 2010 को यही मुद्दा उठाकर उससे बहस करने लगी कि 20,000 रुपये पर्याप्त नहीं है और दोनों पति पत्नी के बीच इसी बात को लेकर बहस चालू हुई और धीरे धीरे इस बहस ने हाथापाई और मारपीट का रूप ले लिया। इसी हाथापाई में राजेश ने अनुपमा को पकड़ के जोर से पीछे धकेल दिया, जिससे अनुपमा अपना संतुलन खो बैठी और वो गिर पड़ी। गिरते ही उसका सिर बेड के कोने से जा लगा, जिससे वो तुरंत बेहोश हो गई। अनुपमा को देख राजेश की हालत खराब हो गई। पहले तो उससे लगा कि अनुपमा मर गई है, पर जब वह उसके पास गया तो देखा कि उसकी सांसें अभी भी चल रही है। अब उसके मन में ये चलने लगा कि वो अपनी पत्नी का करे तो करे क्या। अगर उसे जिंदा छोड़ दिया तो वह उसे जरूर जेल भिजवा देगी। तो फिर उसने सोचा कि इसके साथ ऐसा किया जाए कि दुनिया कभी जान ही न पाए कि अनुपमा के साथ क्या हुआ। अब अपने एक जुर्म को छुपाने के लिए राजेश गुलाटी ने एक और भयानक जुर्म करने की ठान ली। वो घर में रखे हुए कॉटन को ले आया और उस कॉटन को बेहोश पड़ी अनुपमा के मुंह और नाक में ठूस दिया, ताकि वो सांस न ले पाए और दम घुटने से जल्दी ही उसकी जान चली जाए। हुआ भी कुछ ऐसा ही और कुछ ही देर बाद अनुपमा की सांसें हमेशा के लिए बंद हो गई। तो राजेश के सामने एक और दिक्कत खड़ी हो गई कि लाश को कहाँ ठिकाने लगाया जाए। इसके लिए पहले उसने सोचा कि वह लाश को मसूरी के जंगल में फेंक कर आएगा, पर अगर वो लाश को अपने घर से कार तक ले जाएगा, अगर कोई देख लिया तो सारा सच सामने आ जाएगा। 2 दिन तक राजेश इसी सोच में डूबा रहा कि आखिर लाश का क्या किया जाए। इस तरह 2 दिन अनुपमा की लाश राजेश के बाथरूम में पड़ी रही। इसके लिए उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि लाश को छोटा करना पड़ेगा और धीरे धीरे उन्हें ठिकाना लगाना पड़ेगा।
घटना के 2 दिन बाद ही राजेश गुलाटी बाजार गया और वहां से एक इलेक्ट्रिक आरी और एक हथौड़ी और एक डीप फ्रीजर लेकर आया। अनुपमा ने जिस इंसान के साथ न जाने कितने खूबसूरत पल बिताए थे, साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, जिसने उस इंसान को 2 खूबसूरत बच्चे दिए थे, तो वही इंसान उसकी सांसें छीनकर इलेक्ट्रिक आरी से उसके शरीर के अंगों को एक एक करके काटने लगा। राजेश का पूरा शरीर अनुपमा के खून के छींटों से भर गया, पर वह अपनी पत्नी की लाश को काटता रहा और तब तक नहीं रुका जब तक वह लाश के 70 टुकड़े न कर दिया। फिर वह टुकड़ों को थोड़ी थोड़ी करके कई काली पॉलिथीन में भर दिया और उन थैलियों को डीप फ्रीजर में डाल दिया ताकि लाश के टुकड़े सड़े न और उसमें से बदबू न आए, जिससे वह लाश को आसानी से ठिकाने लगा सके। और राजेश को लाश ठिकाने लगाने का आइडिया मशहूर फिल्म द साइलेंस ऑफ लैम्स से आया था। इसी बीच वह कई बार लाश को ठिकाने लगाने के लिए मसूरी के जंगलों में गया और थैलियों को फेंकने में बहुत सावधानी दिखाई, इसलिए एक बार में वह एक थैली को ही फेंकने ले जाता और साथ में अपने दोनों बच्चों को भी ले जाता। जिस माँ से मिलने के लिए दोनों बच्चे 57 दिनों तक परेशान रहे, रोते रहे, वह माँ उन्हीं के घर में लाश बनकर डीप फ्रीजर में पड़ी रही। सोचिए कि अगर दिसंबर 2010 को अनुपमा का भाई सुजान कुमार प्रधान देहरादून नहीं पहुंचता और राजेश उसे अपने घर में घुसने से नहीं रोकता तो शायद राजेश का भेद खुल पाना थोड़ा मुश्किल था। राजेश गुलाटी ने अपने किए अपराध को बड़ी आसानी से स्वीकार कर लिया। उसे अपनी पत्नी की हत्या का रत्ती भर का भी पश्चाताप नहीं था। पुलिस ने उससे जो भी पूछा उसका वो बड़ी सरलता और बेफिक्री से जवाब देता गया। उसने पुलिस को बताया कि उसने जो भी किया सही किया और ये सब उसने अपने बच्चों के भले के लिए किया। पुलिस ने कुछ थैलियों को उस जगह से बरामद भी कर लिया जिस जगह पे राजेश ने उन्हें फेंके थे। इस केस को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर राजेश गुलाटी को अनुपमा के हत्या का आरोपी बताते हुए देहरादून कोर्ट में 10 मार्च 2011 को चार्जशीट दाखिल कर दी, जहां कोर्ट ने राजेश गुलाटी को सितंबर 2017 में उम्र कैद की सजा सुना दी। कोर्ट ने उस पे 15 लाख का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने कहा कि इन पैसों में से 70,000 रुपये राजकीय कोष में जाएंगे और बाकी बचे पैसे राजेश के बच्चों के बैंक में जमा होंगे, जो कि उनके देखभाल में खर्च होंगे। और राजेश के दोनों बच्चे अब बड़े हो चुके हैं और अपने मामा के साथ हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले देख सके। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा।